बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और कोर्स कोड 8602 का आज हमने यूनिट नंबर 4 करना है, टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। और इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखते हैं। बहुत ही शॉर्ट और इजी सा चैप्टर है। इसके अंदर आप देखें तो सिलेक्शन टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैचिंग आइटम्स और कंपैरिजन आइटम्स, इनको देखेंगे हम। और सप्लाई टाइप जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है, उसके अंदर शॉर्ट आंसर्स होते हैं और बाज़ ज़ात लॉन्ग आंसर्स, एसेस वगैरह भी आ जाते हैं। सो दैट्स कॉल्ड सप्लायर टाइप। तो हम इनको भी देखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिलेक्शन टाइप आइटम्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। सिलेक्शन मतलब कि आपके पास चॉइसेस होती हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है, हमारे पास अगर एमसीक्यूज़ हैं, हमारे पास अगर मैचिंग आइटम्स हैं, हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। दीज आर टेस्ट क्वेश्चंस वेयर स्टूडेंट्स चूज़ फ्रॉम अ गिवन ऑप्शंस। ये वो वाले सवालात होते हैं जिनके अंदर जो है ना वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, इंतखाब करने की चांसेस दिए जाते हैं। देयर आर 4 कॉमन टाइप्स। 4 इसकी जो है वो कॉमन टाइप्स हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस है, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स है और कंप्लीशन आइटम्स है। इन चारों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। दीज क्वेश्चंस हैव अ स्टेम। इनकी क्या होती है? एक रूट होती है, जड़ होती है। क्वेश्चन और स्टेटमेंट, या फिर एक इनकी स्टेटमेंट होती है, सवाल होता है, ऊपर दिया होता है। एंड मल्टीपल ऑप्शंस, और फिर नीचे 2 3 4 5 आपकी मर्ज़ी के मुताबिक या फिर एग्जामिनर की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ऑप्शंस दिए जाते हैं। स्टूडेंट पिक द करेक्ट आंसर। इस पर स्टूडेंट जो है वो सही आंसर को करेक्ट पिक करता है फ्रॉम द ऑप्शन में से। वाइल द अदर ऑप्शंस आर ट्रैक्टर्स, जबकि बाकी जो होते हैं वो सारे के सारे रॉन्ग होते हैं। उसने एक को जो राइट आंसर होता है ना वो सिलेक्ट करना होता है। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो उसके अंदर 3 चीज़ें जो होती हैं ना, उसके हिस्से होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, यानी बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, एक सवाल दिया है। उसके बाद आपकी एक करेक्ट आंसर की होती है, यानी एक ना एक सही ऑप्शन दरमियान में रखा गया होगा। और उसके बाद सेवरल इनकरेक्ट अल्टरनेटिव्स, और बाकी जो 3 होंगे वो गलत आंसर्स रखे गए होंगे। ऑप्शनल फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स आंसर, और जो स्टूडेंट आंसर करता है उसके बाद उसका रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है कि उसने सही पिक किया या गलत पिक किया। सो ये तो हमें सिंपल पता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेम ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द स्टेम कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन। जो स्टेम, अगर लफ्ज स्टेम आए तो इससे आपने समझ जाना है कि ये वो स्टेटमेंट है या सवाल है। और एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, या ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो सकती है दैट स्टूडेंट्स कंप्लीट बाय चूजिंग एन ऑप्शन, जिससे स्टूडेंट ने कोई ऑप्शन से जो है चूज़ करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शेर है, अगर कह दिया जाए सितारों से आगे डैश और भी हैं, अगर इस तरह से लिख दिया तो वो एक स्पेस खाली छोड़ दी। अब जो ये डैश का ऑप्शन है, इसको चारों ऑप्शंस में दे दिया और उनमें से कोई एक करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। सो दैट्स कॉल्ड स्टेम ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुड फॉर दीज क्वेश्चंस लाइक टेस्ट एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, इवैल्यूएशन लेवल्स ऑफ नॉलेज। हमने पिछले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर बात की हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी के कुछ लेवल्स की। तो उन्हीं में से हम अगर देखें तो किन लेवल्स के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे होते हैं। टेस्ट एप्लीकेशन, यानी आप इसके हवाले से जब जॉब आप ले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट होते हैं। सिंथेसिस आपने करनी है, या आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप उसमें जो है ना वो क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो रख सकते हैं। जैसे कि हमारे यूट्यूब पे जो आता है कि आप हमारे कंटेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री, व्हाटएवर, तो वो भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फिर इस तरह से जब हम इधर सर्वे वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी येस और नो का आंसर दे देते हैं। तो ये भी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन लेवल्स ऑफ नॉलेज के लिए भी ये अच्छी होती हैं। नेक्स्ट हम देते हैं रूल्स ऑफ राइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या रूल्स हैं कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है या कैसे सेलेक्ट करना है, क्या चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना है। टू राइट गुड मल्टीप्लिकेशन चॉइस क्वेश्चंस, पहला, एग्जामिन ओनली द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आपने जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं है कि आपने दरमियान में से कोई इररिलेवेंट या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डाल दी है। आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर बनाना है। फोकस ऑन की नॉलेज रेलिवेंट टू कोर्स गोल्स। फिर उसके बाद है यूज़ सिंपल लैंग्वेज। आप सादा ज़बान इस्तेमाल करें, ना ही कोई टेक्निकल ना ही कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करें। अवॉइड कन्फ्यूजिंग स्टूडेंट विद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और टेस्टिंग नॉलेज स्किल्स इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नॉलेज। कि आप सब्जेक्ट एक होता है, सब्जेक्ट जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की लैंग्वेज होती है, आप वो ना यूज़ करें,
बल्कि आप सादा सी लैंग्वेज यूज़ करें ताकि स्टूडेंट जो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मेक द क्वेश्चंस ब्रीफ एंड क्लियर, जो स्टेटमेंट आप दें मल्टीपल चॉइस में वो क्लियर होनी चाहिए और ब्रीफली होनी चाहिए, कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ना हो। अब हम जॉब्स के एनालिसिस में देखें तो बहुत से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी इतनी लंबी लंबी स्टेटस में होती है, स्पेशली मैथ्स में, जिसके बाद आंसर जो है वो चंद एक फिगर्स में होता है। तो वो भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ही एक टाइप है जो हम होप्स के आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्म द क्वेश्चन करेक्टली, इंश्योर द क्वेश्चन डज नॉट हाइड द करेक्ट आंसर। ऐसा ना हो कि आपने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है उसके 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, आपने उसके अंदर करेक्ट आंसर लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, करेक्ट आंसर मस्ट होना चाहिए ड्यू टू वर्डिंग और ग्रामर। ये ना हो कि आपने अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कोई बना रहे हैं टेस्ट या फिर किसी भी का भी, तो ये ना हो कि आपने जो करेक्ट आंसर है उसके जो स्पेलिंग है वो गलत हो या ग्रामेटिकली वो गलत हो डाल दिया आपने, तो अब ये कन्फ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो जानते भी हैं करेक्ट आंसर तो फिर वो उनके लिए कन्फ्यूजिंग है कि अब जो है वो राइट आंसर तो है ही नहीं इनमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, take into consideration the independence of question. Each question should be independent so that answering one does not rely on or affect another. जो क्वेश्चन है वो आज़ाद होना चाहिए और उसके जो सवाल जवाब है वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार ना करते हों। ऑफर यूनिफॉर्म आंसर्स, आंसर्स शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड यूनिफाइड इन फॉर्मेट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। कि जो जवाब आप ऑप्शंस में लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, यूनिफाइड होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से उनका तामुल ही ना बने, ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अवॉइड आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चंस इफ़ यूजिंग नेगेटिव क्वेश्चंस एम्फसाइज द निगेशन। अगर आपने मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव किस्म के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपने फिर फोकस करना है कि आप निगेशन लाइक यूजिंग कैपिटल लेटर्स, तो फिर आपको जो उसके लेटर्स हैं वो कैपिटल डालने पड़ेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑल द आंसर्स आर करेक्ट और नन ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट। आप जो ये डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं ना, यानी आपको पटड़ी से उतारने वाले हैं, वो जैसे कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, इस तरह के हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो गुड क्वेश्चन के अंदर रूल्स के मुताबिक ये वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हाँ, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, उसमें नन ऑफ दीज़ का या ऑल ऑफ दीज़ का ऑप्शन आ जाता है जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। टीचर्स ऑफर यूज़ दीज एज ईजी ऑप्शंस, टीचर अक्सर ये आसान होता है इसीलिए यूज़ कर लेती हैं। स्टूडेंट माइट गेस करेक्टली विदाउट नोइंग द कंटेंट, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो करेक्टली भी कर लेता, अगर उसको थोड़ा आइडिया है तो वो सही से जान लेता, अगर अदरवाइज़ ना हो तो फिर वो नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज भी लगा देता है, तो ये डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। डिस्ट्रैक्टर्स मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द राइट आंसर्स। ऐसे जो ऑप्शन आप डालते हैं जिससे जो स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूज़ हो और अपने रास्ते से भटक जाए, ठीक है, वो भी आपने कोई डिफरेंट टाइप का रखना है। यानी गुड डिस्ट्रैक्टर्स शुड सीम प्लॉजिबल बट नॉट टू सिमिलर टू द करेक्ट आंसर। जो एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर होता है, यानी कि बच्चों को कंफ्यूज करना है, थोड़ा सा उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करनी है, तो आपने जो आपका जो क्वेश्चन है उससे टोटल इररेलेवेंट वो आपका ऑप्शन हो, ठीक है। तो अब जिसको आता होगा तो वो तो ऑब्वियसली देख लेगा, जिसको नहीं आता होगा तो वो नहीं दे पाएगा। ऑफर एंड एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, मोर डिस्ट्रैक्टर्स रिड्यूसिंग गेसिंग चांसेस। अगर आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग किस्म के ऑप्शन दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4 ऑप्शन है तो आपने एक करेक्ट दिया हुआ है और 4 जो है उससे मिलते जुलते ऑलमोस्ट या फिर जो है डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऑप्शंस डाल दिए हैं, तो उसमें गेस रेट जो है बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसको सारे एक ही जैसे लगेंगे। तो वहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है 20% गेस रेट रह जाता है, 80% गेस ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स। हर एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम दोनों देखेंगे इनके। मल्टीपल क्वेश्चंस वर्क फॉर मैनी सब्जेक्ट्स, ये बहुत से सब्जेक्ट्स पे यानी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लग जाते हैं, ये इसकी वर्सैलिटी है। एंड कैन टेस्ट वेरियस लर्निंग लेवल्स, और ये मुख्तलिफ जो लेवल्स है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने जो पढ़े थे लर्निंग के, उनके ऊपर लागू हो जाता है। यानी रिकॉल अगर चेक करना है तो आप उसके लिए मल्टीपल चॉइस कर रख सकते हैं, एनालिसिस करना है आप उसके लिए रख सकते हैं, एप्लीकेशन आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करना है तो उसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस में आप रख सकते हैं। वैलिडिटी क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट
allow teachers to cover a broad sample of a course content in less time. मल्टीपल क्वेश्चन जो चॉइस होते हैं, सॉरी टेस्ट होते हैं, उनमें टीचर्स जो है वो अलाउ होती है कि वो बड़े ही कोर्स कंटेंट को कवर कर सकती हैं थोड़े से वक्त में। यानी कि अगर उसके पास 10 भी चैप्टर है ना, तो 10 चैप्टर में वो 5-5 करके MCQs दे सकती है। और MCQs को अटैम्प्ट करने में आपको टाइम नहीं लगता, बट आप जो है वो ले सकते हैं सोचने समझने में, बट नॉट फॉर द सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मेकिंग द टेस्ट स्कोर्स मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स ओवरऑल अचीवमेंट, जिससे भी जो स्कोर आता है उससे भी स्टूडेंट की अचीवमेंट का ओवरऑल पता चल जाता है। सो एक एडवांटेज है वर्सैलिटी, कि सारे सब्जेक्ट्स में लग जाता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली टेक्निक। और वैलिडिटी, यानी कि बड़े कोर्स के लिए भी ये वैलिड है। आपने थोड़े से टाइम पे बच्चे को जज करना है, बहुत ढेर सारा कंटेंट है आपके पास, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रख लें। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी, काबिल भरोसा। वेल रिटन मल्टीपल चॉइस आइटम्स आर रिलायबल, जो एक बेहतरीन किस्म के लिखे हुए मल्टीपल चॉइस है वो काबिल भरोसा होते हैं। बट दीज आर लेस बिकॉज दे आर लेस प्रोन टू गेसिंग एंड स्कोरिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज कंपेयर टू अदर टेस्ट टाइप्स लाइक ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली कम भी हो जाते हैं अगर गेस आपका गलत हो, बट ऐसे क्वेश्चन जो है ना अगर आपने याद नहीं भी किए तो आपने सब्जेक्टिव याद नहीं किया, आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गेस कर सकते हैं। एफिशिएंसी क्या है? मल्टीपल चॉइस आइटम्स इनेबल क्विक स्कोरिंग, जो है मल्टीपल चॉइस से आप जो है वो जल्दी से स्कोर कर लेते हैं, ऐसे काउंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑफर यूजिंग मशीन्स, अभी जो है जिस तरह से QR मशीन्स हैं उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। एक्सपीडाइट रिपोर्टिंग रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स, और आप फ़ौरन से स्टूडेंट्स को जो है वो उनका स्कोर भी बता सकते हैं। एंड कैन कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ अ कंटेंट, और बड़े लेवल पे जो है कंटेंट कवर हो जाता है विद मिनिमल राइटिंग रिक्वायर्ड, जिसके लिए आपको थोड़ी सी राइटिंग करनी पड़ती है फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट से। सो हम देख सकते हैं कि इसकी वर्सैलिटी भी है, इसकी वैलिडिटी भी है, और इसकी रिलायबिलिटी भी किस तरह से हमें ये फ़ायदा पहुंचाते हैं मल्टीपल चॉइस आइटम्स, और एफिशिएंसी इसके किस तरह से है। अब सेम इन्हीं की चीज़ों के डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या है ज़रा उन पे देखते हैं। कि वर्सैलिटी लिमिटेशंस, पीछे हमने वर्सैलिटी पढ़ना है कि सारे ही कोर्स पे लग जाता है, किसी कोर्स का भी हम मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, बट वर्सैलिटी लिमिटेशंस क्या है? सी स्टूडेंट सेलेक्ट फ्रॉम अ गिवन ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस आइटम्स आर नॉट अ ग्रेड फॉर मेजरिंग स्किल्स लाइक articulating explanations, displaying thought process, और प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल आइडियाज़। चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे उनकी स्कोरिंग और ग्रेडिंग लग जाती है, लेकिन इससे उनकी कोई मेजरिंग स्किल्स नहीं हो रही। यानी बहुत से बच्चे होते हैं जो सब्जेक्टिव में अच्छे होते हैं और उनका गेस जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, उन्होंने मल्टीपल चॉइस पे काम ही नहीं किया होता। ठीक है, तो वो आर्टिकुलेटेड एक्सप्लेनेशन में अच्छे होते हैं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते वहाँ पे, उनको थॉट प्रोसेस नहीं हो पाते, उनको ओरिजिनल आइडियाज़ प्रोड्यूस करना वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है, आपने जस्ट टिक करना है। थिंग्स बेटर असेस्ड थ्रू शॉर्ट आंसर, जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती है, असेस हो जाती है शॉर्ट आंसर से, ऐसे से, और परफॉर्मेंस टेस्ट से। ठीक है, यानी जब बच्चा फ्री हैंड है वो वहाँ पे लिख सकता है, वो अपनी क्रिएटिविटी बता सकता है, वो लैंग्वेज उसको क्रिएट करना आ रही है नहीं, कॉन्सेप्ट बयान करना आ रहा है नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा एक आपकी वर्सैलिटी होती है। बट इसकी थोड़ी लिमिटेशंस होती है कि हम यहाँ से बच्चे को एज इट इज़ सही तरीके से जज नहीं कर पाते। रिलायबिलिटी क्या है? गेसिंग रिड्यूसेस रिलायबिलिटी समवट बट इंक्रीजिंग आइटम्स ऑफ सेट दिस, कि इसमें आपने गैस करना है तो वो उसके जो रिलायबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो चीटिंग का आंसर भी मौजूद होता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन, हार्ड टू कंस्ट्रक्ट गुड आइटम्स विद प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स। एक अच्छा गुड कंटेंट जो गुड आइटम है वो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें आपने मुमकिन तौर पर डिस्ट्रैक्टर्स यानी कि ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डालने हैं। टेक्स अबाउट एन आवर पर क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन को 1 घंटे के लिए रख सकते हैं फॉर आइटम्स विद फाइन डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जमा तफरीक कर सकते हैं। यानी सिमिलर ऑप्शंस जब होंगे तो फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, जब टोटली डिफरेंट ऑप्शन चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे कैसिंग आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो दूसरा सिलेक्शन आइटम है वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं।
डिटर्मिन इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अ ट्रू और फॉल्स, इसमें हमने ये तहिया करना होता है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। हाई चांस ऑफ अ सक्सेसफुल गैसिंग, तो इसमें आप बड़ी कामयाबी से गैस कर सकते हैं, बड़े इसके चांसेस होते हैं। नॉलेज लेवल कंटेंट होता है, इवैल्यूएटिंग मिसकंसेप्शन होती है, मिसकंसेप्शन जो है वो निकल जाती है। यानी कि आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट भी दी हुई है, अब आपने बताना है ये सही है या गलत। कॉन्सेप्ट्स विद टू लॉजिकल रिस्पॉन्सेज, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके दो लॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। ईजी टू असेस वर्बल नॉलेज, इसके अंदर हम उसकी वर्बल यानी ओरल जो होता है ना उसका नॉलेज वो ऐसे जान सकते हैं, स्कोर जान सकते हैं, एडमिनिस्टर जान सकते हैं। हेल्पफुल फॉर पुअर स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ना सिलेक्शन आइटम्स, ये जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं जो लंबी लंबी राइटिंग नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग आइटम्स, इस तरह से ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, इसको बनाना आसान होता है, बट हार्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नोइंग एंड नॉट नोइंग। लेकिन इसके अंदर जो इसमें फ़र्क करना कि क्या पता है और क्या नहीं पता, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 50% गैसिंग चांस होता है, नीड मैनी टाइम्स फॉर रिलायबिलिटी, और इसको बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी की काफ़ी दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे एक आपको 3 एग्जांपल्स दिए कि इलामा इकबाल इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ट्रू और फॉल्स, इस पे आपने टिक लगानी है। डेमोक्रेसी सिस्टम इज़ फॉर द पीपल, ये ट्रू फॉल्स है, ये बताएं। कायद अज़म वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रू है या फॉल्स है। कायद अज़म नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस भी ऑब्वियसली हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि ट्रू फॉल्स आइटम्स हेल्प चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्बल कंटेंट, कि वर्बल कंटेंट जो बच्चों को याद है कि उनका वो ओरल चेक करने के लिए हम ये ट्रू फॉल्स जो है ना वो ऐड करते हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ ओनली ट्रू और फॉल्स ऑप्शन, बस दो ही ऑप्शन आपके पास है, या ट्रू या फॉल्स। टीचर्स फाइंड इट सिंपल टू मेक एंड ग्रेड दिस क्वेश्चन, टीचर इसको सादा जानती है और इससे ग्रेडिंग करना बच्चों को आसान होता है। कैन एड स्टूडेंट्स हु नीड सपोर्ट, ये उन स्टूडेंट्स की मदद करती है जिनको जो हेल्प चाहिए होती है, जिन्होंने कोई जो है ना वो सब्जेक्टिव टाइप तैयार नहीं किया होता किसी सब्जेक्ट का। ठीक है, और कवर्स अ लॉट ऑफ मटेरियल, इसमें भी बहुत सा मटेरियल कवर हो जाता है। स्टूडेंट के आंसर 3 to 4 क्वेश्चन पर मिनट, तो आप जो है वो 1 मिनट में स्टूडेंट जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकता है। ये मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। माइट नॉट बी चैलेंजिंग टू क्रिएट अ गुड वंस, ये किसी हद तक चैलेंज नहीं होता कि आपने बेहतरीन किस्म के ट्रू और फॉल्स जनरेट करने हैं। डिफ़िकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स हु नो द मटेरियल एंड दोज हु डू नॉट, हमें जो ट्रू फॉल्स बनाने हैं वो मैक्सिमम ये बताने कि ये मेरे बच्चों को आता है और ये नहीं आता, तो वो इसलिए मुश्किल होती है टीचर के लिए कि वो ये समझ पाए कि क्या मटेरियल उसको पता है और क्या नहीं। स्टूडेंट हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट बाय गैसिंग, इसमें स्टूडेंट्स के पास बड़ा ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म का चांस होता है गैस करने के लिए कि ये ठीक है या नहीं। तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं कि तो दो ही ऑप्शन हैं, या ट्रू या फॉल्स। लॉट्स ऑफ आइटम्स आर नीडेड फॉर रिलायबल रिजल्ट्स, आपको इसमें सिर्फ इस पर नहीं कर सकते कि यही बस एक रिलायबल सोर्स है, नो, आपको बहुत से और आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। 50% गैसिंग फैक्टर होता है इसमें, सेम एज़ द .3 जिस तरह से पहले हमने बात की है तीसरे में। आगे है डज नॉट असेस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग्स, इसके अंदर हम जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है ना वो हम जज नहीं कर पाते। नॉट अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न, और इसमें यह भी नहीं पता चलता कि कितने ज़्यादा बच्चों ने लर्न किया, हो सकता है चीटिंग से हो सकता है उन्होंने तुक्का लगाया हो, तो ये कोई असेसिंग का एक फैक्टर नहीं होता। हाँ, बट इससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जो कि थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप में पीछे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टिप्स फॉर राइटिंग अ गुड ट्रू फॉल्स। सबसे पहले देखिए डोंट यूज़ द क्वेश्चन विद टू नेगेटिव्स, आपने कोई ऐसा क्वेश्चंस यूज़ नहीं करने जिनमें दो नेगेटिव आ रहे हो, यानी कि आपने ऊपर नीचे दो क्वेश्चन लिखे और दोनों को आपने गलत स्टेटमेंट दिया है और उसका आगे जवाब बनता है फॉल्स, तो आपने दोनों नहीं करने बल्कि रैंडमली एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू फॉल्स, या फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से कुछ होना चाहिए, वरना एक वो रिदम बन जाता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बच्चों को वो की पता चल जाती। कीप सेंटेंस सिंपल, सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। यूज़ वर्ड्स लाइक नेवर, ओनली, ऑल विद क्वेश्चन, आप जब सवाल में कर रहे हैं लिख रहे हैं तो आप जो है वो नेवर, ओनली और ऑल के जो है वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछड़े में पढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं अल्लामा इकबाल वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें हमने नॉट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं।
फोकस ऑन द वन सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया लाजमी होना चाहिए, यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो और थोड़ी फेमस भी हो, सबको पता हो। फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट कंटेंट, बी प्रेसिव विद नंबर्स, प्रिसाइज विद नंबर्स। ठीक है, आपने नंबर्स जो है वो इस पर ठीक रहना है, यानी आपने प्रॉपर ये एक ट्रू फॉल्स है तो इसका एक नंबर है, एक है तो एक है, इधर इस तरह से 1 नंबर पे हो सकते हैं, 1.5 पे हो सकते हैं, 0.5 भी नंबर हो सकते हैं, तो एक एक्यूरेटली नंबर होना चाहिए। पैराफ्रेज इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग, आपने एग्जैक्ट जो अगर किताब पे कोई स्टेटमेंट दिए है आप उसको एज इट इज़ कॉपी करके ना लिखें, बल्कि आपको उसको थोड़ा सा मोल्ड करके लिखें ताकि पता चले कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं। फिर आगे मेक 60% फास्ट फॉर बेटर असेसमेंट, अगर आप बेहतरीन असेसमेंट करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सभी को 50% को या 60% को आप फॉल्स का ऑप्शन दें। टेल स्टूडेंट्स हाउ टू मार्क ट्रू फॉल्स बिफोर द टेस्ट, पहले ही बच्चों को बताएं कि किस तरह से हमने ट्रू और फॉल्स को मार्क करना है। मेक स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स, आपने वाकई में आगे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन देना है। अट्रीब्यूट ओपिनियंस टू अ सोर्स, उस सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अवॉइड, आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है ट्रू और फॉल्स बनाते हुए। अवॉइड वर्बल क्लॉजेज, इसके अंदर आपने ओरल जो है ना वो कोई भी क्लॉज नहीं लगाना, एब्सोल्यूट्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने। अवॉइड स्टेटमेंट दैट आर नॉट क्लियरली, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी जो वाजे ना हो। ट्रू और फॉल्स विदाउट मोर इन्फो, आपने आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आगे सिवाय ट्रू और फॉल्स के, ऐसा नहीं कि आप हिंट के तौर पे आगे कुछ दे दें, ऐसा कुछ नहीं करना। अवॉइड वर्ड्स लाइक लार्ज लॉन्ग टाइम रेगुलरली, आपने ऐसे जो है वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने जैसे लार्ज है, लॉन्ग टाइम है, रेगुलरली है, ये सारे जो है वो एक आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। डोंट ऑर्डर क्वेश्चंस इन अ पैटर्न लाइक टी फॉल्स फॉल्स, यानी आपने इस ऑर्डर से नहीं देना ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी रैंडमली देना है आगे पीछे, तो आपने कोई पैटर्न स्पेसिफाई नहीं कर देना। डोंट टेक स्टेटमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट, आपने डायरेक्टली टेक्स्ट से कोई स्टेटमेंट नहीं लेनी, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैचिंग आइटम्स क्या होती हैं। मैचिंग आइटम्स इज़ अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन फॉर्मेट वेयर यू हैव अ 2 कॉलम्स, ये इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपके पास 2 कॉलम होते हैं। द लेफ्ट कॉलम हैज़ क्वेश्चंस और प्रीमिसेस, यानी एक लेफ़्ट कॉलम है एक राइट कॉलम है, तो लेफ़्ट कॉलम में आपका सवाल होगा, एंड द राइट कॉलम हैज़ आंसर और रिस्पॉन्सेज, और जबकि राइट कॉलम में आपका आंसर होगा। यू आर सपोज टू मैच ईच प्रीमिसेस फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम विद द करेक्ट, आपने सही आंसर्स को लेफ़्ट और राइट आपस में मैच करना होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्यूनिंगहम 1998 में उन्होंने इस पे काम किया था, और मैचिंग आइटम्स दी थी, ये केजी लेवल पे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसमें स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल इधर ए बी सी दे दिया और दूसरे कॉलम में हमने बच्चों को ए से बने ऑब्जेक्ट्स दिखाए, तो बच्चे आराम से उसको मैच करके नंबर्स ले सकते हैं, उसमें ग्रेडिंग आसान हो जाती है। जो गुड फॉर नॉलेज लेवल है और गुड फॉर सम कम्प्रीहेंशन लेवल। मैचिंग टेस्ट आर गुड फॉर चेक हाउ मच नॉलेज स्टूडेंट्स हैव, इससे आपको पता चल जाता है कि बच्चों में नॉलेज कितना है, क्या वो पहचान रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं। सम कम्प्रीहेंशन लेवल, देयर इज़ ऑल्सो समवट यूजफुल फॉर चेकिंग कम्प्रीहेंशन इफ द क्वेश्चंस आर मेड क्लियर केयरफुली, अगर सवाल बिल्कुल एहतियात से बनाएंगे हैं तो आप इसमें उनका कम्प्रीहेंशन लेवल भी चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, इधर कुछ कैपिटल हैं सिटी लिखे गए कॉलम ए के अंदर, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, मैड्रिड, जद्दा, और कॉलम बी के अंदर उन कंट्रीज़ के नाम हैं जिनके ये कैपिटल्स हैं। अब इस्लामाबाद किसका कैपिटल पाकिस्तान का, तो इस्लामाबाद को पाकिस्तान से मिला दें। तेहरान किसका है, ईरान का, तो ईरान से मिला दें। इस्तांबुल क्या है, तुर्की का, मिला दें। इस तरह से जद्दा क्या है, सऊदी अरब का, तो उसके साथ मिला दें। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक मैड्रिड का नहीं पता, आप लोग इसको भी खुद सर्च कर सकते हैं। सो जो पता थे वो मैंने यहाँ पे आपको मिला दिया। सो इन शॉर्ट यहाँ से आपको नॉलेज का अंदाज़ा हो जाता है मैचिंग आइटम से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं मैचिंग आइटम्स के, आप किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल के अंदर हमने कैपिटल सिटी और कंट्रीज़ को, हमने उसके बारे में बच्चों से ग्रिप लेनी थी कि आया बच्चों को कैपिटल सिटी के नाम आते और कौन सा कैपिटल सिटी किस कंट्री का है। तो इस हवाले से एक बेहतरीन जो है ना वो मैचिंग आइटम ने काम किया। तो अब जिसको पता होगा, जिसने याद किया होगा, वो आसानी से मिला सकेगा। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। टर्म्स विद डेफिनेशंस, आपने मैचिंग वर्ड्स विद द मीनिंग्स, आपने जो मैचिंग आइटम डालने हैं कॉलम ए के अंदर वो एक वर्ड डाला,
और दूसरे आइटम में उसका मतलब डाल दिया आगे पीछे करके रैंडमली, अब उसको मिलाना है। तो आपने टर्म्स विद डेफिनेशन, एक टर्म्स लिख दी और आगे दूसरे कॉलम में उसकी डेफिनेशन, एक में क्वेश्चन एक में आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। फ्रेजेस विद अदर फ्रेजेस, मैचिंग फ्रेजेस टू रिलेटेड फ्रेजेस। आपने एक, जैसे अभी मैंने कहा कि ABCD, आपने एक कॉलम ए में डाला और उसी से रिलेटेड आपने पिक्चर्स, जैसे एप्पल है, बॉल है, कैट है, डॉग है, आपने उनकी पिक्चर्स दूसरे कॉलम में लगा दिया। बच्चे क्लियरली उसको, अगर उनको ABC की पहचान है तो वो आसानी से लगा देते हैं। कॉजेज़ विद फैक्ट्स, मैचिंग कॉजेज़ टू देयर आउटकम्स। आप जो है ना वो कॉजेज़ यानी वजूहात को, एक वजह जो इसके बनाई क्वेश्चन की, दूसरे आपने जो उसका आउटकम निकला उससे मैच कर सकते हैं। पार्ट्स विद लार्जर यूनिट्स, मैचिंग पार्ट्स टू बिगर थिंग्स दे बिलोंग टू। फॉर एग्जांपल, अगर कहा जाए कि क्लास, या ऐसे कॉलम ए के अंदर, कॉलम ए के अंदर अगर ये डाल दिया जाए कि जो पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, डेस्क, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, ये किसकी जो है ना वो चीज़ें हैं। और दूसरे ऑप्शंस के अंदर आपको दे दिया जाए कि ये यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे ये घर है, या ये हॉस्पिटल है। तो इस तरह से वो एक असेसिंग में आसानी होती है। वो पार्ट है ब्लैक बोर्ड और आपका भला हो डस्टर वगैरह, तो ये पार्ट थे उस चीज़ के। तो बच्चों को पार्ट्स किसी भी चीज़ों को सिखाने के लिए भी ये काम आते हैं। प्रॉब्लम विद सोल्यूशन, मैचिंग प्रॉब्लम टू द सोल्यूशन। इधर प्रॉब्लम आपने राइट कॉलम में लिखी, लेफ़्ट कॉलम में, और राइट कॉलम में आपने उसके सॉल्यूशंस लिख दिए। हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में देखिए, मैचिंग एक्सरसाइजेज कैन टेस्ट अ लॉट ऑफ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्विकली मेकिंग दैम एफिशिएंट। आप थोड़े से वक्त में बड़ी तेज़ी से बहुत से मटेरियल को बड़े आरामदेह तरीके से मैच कर सकते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशली गुड फॉर सब्जेक्ट्स विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स। ये स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स ऑफर फाइंड दीज टेस्ट फ़न, स्टूडेंट्स इनको फ़न के तौर पर लेते हैं बिकॉज दे आर लाइक पजल्स, क्योंकि ये एक पज़ल की तरह होते हैं। आगे डिसएडवांटेजेस देखें, टीचर्स माइट फाइंड इट हार्ड इफ़ देयर इज़ अ नॉट इनफ सब्जेक्ट मैटर और इफ़ द मैचिंग आइटम्स आर नॉट सिमिलर इनफ। टीचर के लिए ये इनको बनाना, क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उसके पास सब्जेक्ट मैटर नहीं है या फिर उसके पास सिमिलर जो है ना मटीरियल नहीं है। मैचिंग टेस्ट आर नॉट ग्रेट फॉर हायर लेवल लर्निंग। जो बड़े पैमाने पर लर्निंग होती है ना, जैसे ऑलमोस्ट 8th 9th 10th और 11th 12th क्लासेस, तो इनके लिए ये नहीं होता मैचिंग टेस्ट। ये जो छोटी क्लासेस होती हैं स्पेशली KG और इन लेवल्स पे, तो उनके लिए ये होता है। दे कैन टेक टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू डू। इसके लिए स्टूडेंट को काफ़ी टाइम मिलता है कि वो इसको हल कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं टिप्स फॉर राइटिंग गुड मैचिंग आइटम्स। कीप डिस्क्रिप्शंस एंड ऑप्शंस शॉर्ट एंड होमोजीनियस फॉर ईजियर मैचिंग। आपने एक तो जो कॉलम्स के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, और आगे जो ऑप्शंस दे रहे हैं वो भी शॉर्ट होने चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी उनमें मुताबिकत हो और इजीली मैच हो सकें, आपको समझ आ रही हो। अरेंज डिस्क्रिप्शंस एंड ऑप्शंस लॉजिकली। आपने जो बयान लिखा और आपने जो आगे ऑप्शन दिए वो लॉजिकली होने चाहिए। इंक्लूड मोर ऑप्शंस दैन डिस्क्रिप्शंस टू मेक इट हार्डर टू गैस। आप जो कॉलम B है उसके अंदर बहुत से ऑप्शंस डाल सकते हैं, आपने उसको गैस करना थोड़ा सा मुश्किल बनाना है। लाइक दैट पिछले भी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम A के अंदर कैपिटल दिए हुए हैं, जबकि आगे कॉलम B के अंदर आपको बहुत से कैपिटल्स के नाम दे दिए। अब आपके पास जो है वो चांसेस कम हो गए कि आप एग्जैक्ट मैच कर सकें। सो यहाँ पे गेसिंग जो है ना वो आइटम्स का वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल गाइडलाइंस फॉर मैचिंग आइटम। एक तो स्पेसिफाई द बेसिस फॉर मैचिंग एंड वेदर द ऑप्शंस कैन बी रीयूज्ड। आपने एक तो मैचिंग की जो बेसिस है वो स्पेसिफाई कर लेनी है और क्या ऑप्शंस दोबारा से रीयूज हो किया जा सकते हैं। मेक ऑल रिस्पॉन्सेज प्लॉजिबल। आपने सारे जो रिस्पॉन्सेज है वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए, मतलब ठीक ठीक होने चाहिए। पुट आइटम्स ऑन अ सिंगल पेज, और ये सारे के सारे जो है वो सिंगल पेज पे होने हैं, ऐसे नहीं एक पेज पे आधे दूसरे पेज पे आधे, नहीं, एक सिंगल पेज पे आने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीशन आइटम्स। ये क्या है, ये हमने जैसे खाली जगह पूर करें, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सेम ऐसे ही कंप्लीशन आइटम्स होते हैं। तो ये भी एक सिलेक्शन टाइप है। कंप्लीशन आइटम्स आर ऑल्सो नॉन एज गैप फिलर्स।
इनको हम गैप फिलर्स के नाम से भी जानते हैं। आर अ टाइप ऑफ अ टेस्ट क्वेश्चन वे स्टूडेंट्स फिल इन द वन एंड मोर ब्लैंक्स इन स्टेटमेंट। इसमें स्टूडेंट के पास खुद एक चांसेस होते हैं कि वो एक से ज़्यादा वर्ड से ब्लैंक को फिल कर सकता है। दे आर लाइक अ ट्रू फॉल्स आइटम्स बट इन अ फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट। लेकिन ये ट्रू फॉल्स की तरह ही होते हैं, एंड पे ट्रू फॉल्स नहीं लिखा होता, बट ये आपने खुद अपने ही मर्ज़ी से यहाँ पे ऑप्शंस जो है ना वो अपने माइंड से वर्ड लगाने हैं और जुमले को मुकम्मल करना है। टीचर्स फाइंड देम ईजी टू क्रिएट। टीचर इन्हें बहुत आसानी से क्रिएट कर लेती है। स्टूडेंट्स टेक देम एज ए पार्ट ऑफ अ टेस्ट, और स्टूडेंट इसे टेस्ट के तौर पे लेते हैं। दीज क्वेश्चंस कैन बी गुड और पुअर डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर मेड। ये जो है ना वो अच्छे भी हैं, बुरे भी नहीं हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इस पर डिपेंड कर सकते हैं। दे आर सुपर इफेक्टिव फॉर चेकिंग। इन पर चेक करना बहुत आसान होता है, बहुत मसर होता है। स्टूडेंट्स नो स्टफ एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अगर आप स्टूडेंट्स को स्टफ का पता है और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लस दे कैन बी मेड फॉर बोथ बेसिक एंड हायर लेवल लर्निंग, तो फिर ये जो है ना वो सारे के सारे हायर लेवल पे भी फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो यहाँ पे वर्डिंग लगा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। अब मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स को चांसेस दे दिए कि अपनी मर्ज़ी से इसमें फिलअप करें। तो इसमें बहुत से तरीक़ों से एक तो कह सकते हैं द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। दूसरा हम ये कह सकते हैं, कोई और बच्चा हो तो वो कहेगा द कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामाबाद इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। साथ में ये एडिशन कर सकता है। या अगर इस्लामाबाद ना भी लाए, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नंबर 1, कुछ भी लगा सकता है। ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा दुनिया में माना जाता है, दूसरे नंबर पे है। तो इस तरह से वो अपनी मर्ज़ी से आइटम को फिल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सजेशन फॉर राइटिंग और कंप्लीशन सप्लाई आइटम्स। यहाँ पे आपने क्या करना, आइटम्स शुड रिक्वायर अ सिंगल वर्ड आंसर। एक सिंगल आंसर होना चाहिए और अ ब्रीफ और डेफिनेट स्टेटमेंट होनी चाहिए। अवॉइड वेग स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी लंबी आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स में जगह छोड़ी है उसमें बड़े बड़े लंबे बयानात ना दें। दैट कैन बी आंसर्ड इन मल्टीपल वेज। हालांकि जो आंसर्स हैं वो मल्टीपल वेज में दिए जा सकते हैं, जैसे पीछे एग्जाम्पल में हमने किया, बट आपने कोई एक वर्ड स्पेसिफाई करना जो उसमें बेस्ट बैठे। आगे है पुअर आइटम एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है जो जिसमें आंसर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया जा सकता है। जैसे वर्ड वार टू एंडेड इन, ये दे दिया। अब ये कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, टू वे। आगे अगर बेटर आइटम एग्जांपल देखो तो आगे बड़ी क्लियर से बताया वर्ड वार टू एंडेड इन द ईयर। ये आपने स्पेसिफाई कर दिया कि अब आप साल बताएं किस साल में वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड हुई, जबकि ऊपर वाले में था, क्लियर नहीं था कि हमने क्या बताना है। वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन, बहुत से बच्चे लगा देंगे कि सन के वाले से बात की जा रही है, या बहुत से बच्चे इसको समझेंगे कि इसकी वजह क्या थी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो आपने क्लियर स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। उस आंसर की रिक्वायरमेंट्स भी बतानी है कि आपने आंसर किस फेज़ में देना है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, द क्वेश्चन और स्टेटमेंट शुड पोज अ प्रॉब्लम टू एग्जामिन। तो जो स्टेटमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए जिसको आपने एग्जामिन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन इज़ ऑफन बेटर, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें बिकॉज इट गिव्स मोर स्ट्रक्चर, तो इससे आपको बेहतरीन स्ट्रक्चर मिल जाता है। आंसर एक्यूरेसी, आंसर बिल्कुल आपने सेट देना है। द एक्सपेक्टेड आंसर मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट, जो आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। द लैंग्वेज इन द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी मुख्तसर हो, बिल्कुल सही हो फॉर द सब्जेक्ट मैटर। और कंटेंट प्रिजर्वेशन क्या है, डू नॉट ओमिट टू मैनी वर्ड्स दैट द मीनिंग ऑफ द कंटेंट गेट इम्पेयर्ड। आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने, उसके मतलब कि कंटेंट जो है वो सारा ही ना एम्बिगुअस हो जाए। ओनली ओमिट की वर्ड्स, आपने की वर्ड्स लगाने फॉर द स्टूडेंट टू फिल इन, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उसको फिल कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमिट ओनली की वर्ड्स में ही, जैसे एग्जांपल है द डैश टाइप ऑफ अ टेस्ट आइटम्स इज़ यूजुअली मोर डैश दैन द डैश टाइप इज़ नॉट स्पेसिफिक। अब क्या इसमें लिखें, स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। अगर हम इसका थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बता दें, थोड़ा बेटर आइटम कर दें, द सप्लाई टाइप ऑफ अ टेस्ट आइटम इज़ यूजुअली ग्रेडेड लेस सब्जेक्टिवली देन द डैश टाइप। आपने सिर्फ एक स्पेस छोड़ दी, ऊपर 3-4 थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे आप देखें तो आपने एक ही छोड़ी है और आपने बाकी सारी डिस्क्रिप्शन दी। ये बेटर है क्योंकि ये स्पेसिफिक है, मखसूस कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड द स्टेटमेंट। व्हेन राइटिंग फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पुट द ब्लैंक नियर द एंड ऑफ द सेंटेंस। बेहतर ये है कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हों तो आप सेंटेंस के एंड पे कोई ना लफ्ज़ छोड़ें,
जैसे मैंने एग्जांपल दी, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, होता तो ये है ना, सितारों से आगे, आगे फिल इन द ब्लैंक्स और भी हैं। तो अब एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा, तो यहाँ से स्टूडेंट जो है वो अच्छे से ग्रैब कर लेगा। बट मैं आगे स्टार्टिंग में लगा दूँ सितारों से डैश जहाँ और भी हैं, तो अगर स्टूडेंट ने ये नहीं भी सुना तो ये थोड़ा बड़ा एम्बिग्यूअस टाइप का होगा। आपने एंड पे सेंटेंस के एंड पे फिल इन द ब्लैंक छोड़नी है। इफ़ द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ न्यूमेरिकल आंसर, अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को दिया आपने, उसमें न्यूमेरिकल आंसर्स हैं। इफ़ अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नीड्स अ नंबर और आंसर स्पेसिफाई व्हाट यूनिट्स लाइक मीटर्स, ग्राम्स एक्सेट्रा, द आंसर शुड बी इन। अगर आपने कोई न्यूमेरिकल दिया है या कोई मैथ्स का फिल इन द ब्लैंक दिया है और आप चाहते हैं कि इसमें बच्चा जो है वो मीटर में आंसर दे या ग्राम में आंसर दे, तो आप आगे मेंशन कर दें कि इतने ग्राम में ये बनेगा, इतने, फिर बस स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि मैंने स्पेसिफिक आंसर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई टाइप आइटम में। सप्लाई टाइप आइटम्स जैसे कि हमने पहले भी बात की, ये लॉन्ग होते हैं या फिर ये एक आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको एक्सप्रेस किस तरह करना है, ठीक है। ये दो हरफी नहीं होते कि इनको दो हरफी ख़त्म कर दिया गया। दीज आर द क्वेश्चंस वे स्टूडेंट्स प्रोवाइड देयर ओन आंसर्स इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रॉम ऑप्शन। इसमें आपको इंतखाब नहीं करना बल्कि स्टूडेंट ने खुद आंसर्स करने हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं। तो आगे हम इनको डिटेल पढ़ते हैं। स्टूडेंट आंसर विद वर्ड, फ्रेज और शॉर्ट रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट जो है वो एक लफ्ज़ से, एक फ्रेज से या एक 3-4 लाइनों में अपने सवाल की वजाहत कर सकता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर गुड फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएटिंग लेवल्स ऑफ लर्निंग। इसमें ये सारे लेवल्स को एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है, सवाल छोटे छोटे बनाना वो आसान है। गुड फॉर हु, व्हाट, वेयर एंड कंटेंट। तो ये अच्छे हैं इन सवालों के लिए कि हु कौन, फॉर एग्जांपल हु वाज द इलामा इकबाल, ठीक है। व्हाट कैन डू यू एट दिस सिचुएशन, वेयर ही वाज बोर्न, व्हेन ही गॉट द डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो WH फैमिली से है वो बढ़ाना आसान है। इसमें फिर गैसिंग नहीं निकलती, मिनिमाइज दी गैसिंग, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू नो द आंसर्स रादर देन जस्ट रिकॉग्नाइज इट। इसमें स्टूडेंट को सराहा जाता है कि वो इसका आंसर दें बनस्बत कि ये इसकी पहचान करने बस और टिक लगा दें। रिलेटिवली ईजी फॉर टीचर्स टू कंस्ट्रक्ट, ये टीचर्स के लिए आसान है इसको बनाना। अडाप्टेड टू मैथ, साइंसेज एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ये मैथ, साइंसेज और फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन रखे जाते हैं, और तो सारे सब्जेक्ट में भी रखे जाते हैं। कंसिस्टेंट विद सोक्रेटिक क्वेश्चन इन एलिमेंट्री ग्रेड्स, एलिमेंट्री ग्रेड्स में ये इस किस्म के छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? मे एम्फसाइज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स टू मच, इसमें आपको फैक्ट्स को बिल्कुल एज इट इज़ और बड़े लेवल पर याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट MCQs टाइप थोड़े थोड़े पढ़ लें। क्वेश्चंस माइट हैव अ मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक सवाल के एक से ज़ायद जो है जवाब हो सकते हैं सही। स्कोरिंग इज़ लेबेरियस, तो स्कोरिंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है आपने किस तरह से लिखा। लिमिटेड टू कंटेंट एरियाज़ वेयर आंसर्स आर ब्रीफ, अगर सवाल जो है वो छोटा लिखा गया है तो उसमें जो है वो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। लिमिटेड टू कंटेंट, ठीक है। और मोर डिफ़िकल्ट टू स्कोर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड आंसर्स, और इस पर जो देना होता है आपने स्कोर देना है या फिर आपने इस पर जो नंबर देने हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आंसर्स आ रहे हैं। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू सिंथेसाइज, इवैल्यूएट और अप्लाई इन्फॉर्मेशन, बहुत ही थोड़ी सी आपसे मौके होते हैं कि आप इनमें से इनका एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं टिप्स फॉर राइटिंग गुड शॉर्ट आंसर्स। टिप्स फॉर राइटिंग गुड शॉर्ट आंसर्स आइटम्स, इसमें यूजिंग डेफिनेशंस, व्हेन यूजिंग टर्म्स विद डेफिनेशंस सप्लाई द टर्म नॉट द डेफिनेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप मुख्तलिफ जो है ना वो डेफिनेशंस उनको ले सकते हैं, एग्जांपल्स उनको कह सकते हैं। दिस हेल्प्स असेस स्टूडेंट नॉलेज बेटर, इससे स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसको एनालिसिस करना बेहतर हो जाता है। नंबर एंड प्रिसीजन, फॉर नंबर्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ प्रिसीजन और यूनिट एक्सपेक्टेड इन द आंसर। आपने नंबर्स के लिए जो आपने ये इशारा देना है कि आपको ये आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, ठीक है। अगर आंसर्स रेलेवेंट होगा तो फिर आपके नंबर्स जो है वो आसानी से दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। यूज डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है ना कि आपने जो है ना वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देनी है। इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मतलब इफ़ यूजिंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स डू नॉट यूज़ मोर देन 2 ब्लैंक्स विद इन एन आइटम। आपने अगर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दी है तो आप फिर ज़्यादा ब्लैंक्स ना छोड़ें,
ठीक है, आपने बस ऐसे ही कह दिया डिफाइन दिस और आगे कुछ नहीं पूछा और आप डिमांड कर रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए, तो फिर ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। फ्रेजिंग क्वेश्चंस क्या है? ट्राई टू फ्रेज क्वेश्चन सो दे आर ओनली वन पॉसिबल आंसर। आप स्पेसिफाई कर दें कि आपको आंसर इस सूरत में चाहिए, तो आप फिर उसी के अंदर रह के आप नंबरिंग कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे, जो भी ये भी सप्लाई आइटम है जिसमें स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से अपने थॉट्स को बयान करना है। ऐसे क्वेश्चंस आर सप्लाई और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। दे आर यूजफुल फॉर मीनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लाइक अप्लाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इंटीग्रेटिंग, इवेल्युएटिंग और प्रोजेक्टिंग। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले, ये बड़े कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पे बेस करते हैं और इनके अंदर बहुत सी मेजरिंग, जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में अप्लाई करना आ जाता है आपको, सेंटेंस को या नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करना है, ऑर्गेनाइज करना आ जाता है, सिंथेसाइज करना आ जाता है, इंटीग्रेटिंग करना आ जाता है, इवैल्यूएटिंग और प्रोजेक्टिंग, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें सारे आंसर शामिल होते हैं। मेजरिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स में आप बड़े लेवल पे किसी भी जो है ना वो फ़र्द की थिंकिंग उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी राइटिंग स्किल्स को मेजर कर सकते हैं। रिक्वायर रिटन रिस्पॉन्सेज दैट कैन वेरी हाई इन लेंथ। इसमें आपको बड़े जो है ना लंबे रिटन रिस्पॉन्स मिल जाते हैं जिसकी लेंथ बहुत लंबी होती है। कैन बी हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू अराइव एट एन एक्सपेक्टेबल आंसर बाय ब्लफिंग। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि स्टूडेंट जो है वो जो है ना एक्सेप्टेबल आंसर दे सके, जो एग्ज़ामिनर है, जो एग्ज़ाम ले रहा है, सिवाय ये कि ब्लफिंग मतलब इधर उधर की बातें उसे करनी पड़ती है, बहुत से उसको जो है ना वो लॉजिक लगाने पड़ते हैं। मेकिंग कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग, उसमें उसको टाइम कंज्यूम भी करना पड़ता है। ऐसे टेस्ट हायर लेवल्स फॉर कोग्निशन, ऐसे जो है वो बड़े लेवल कोग्निशन का बड़ा लेवल है, जैसे एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट ऑफन टेक लॉन्गर टू कंपोज एसेज आंसर्स दैट शॉर्ट आंसर। स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लगता है ऐसे लिखने में बनिस्बत के शॉर्ट आंसर्स लिखने में। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे क्वेश्चंस कौन से हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होते हैं, एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स वाले होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड वाले कौन से? मोर कंसिस्टेंट स्कोरिंग विद आउटलाइन पैरामीटर्स। ये आपने जो उसको ने पैरामीटर बताया है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहे कि इकबाल के शाहीनों की बात करें और सिर्फ आपने इकबाल के शाहीनों पे ही रहना है और फिर जवानी के फेज़ में ही रहना है कि वो जवानों से मुखातिब है, तो उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें कुछ भी नहीं है, तो फिर वो ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्या? सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन लेवल्स विद मोर फ्रीडम है आंसर। अब आपको कह दिया इकबाल के शाहीन की बात करो, तो वो चाहे वो तो बच्चों से भी मुखातिब है, वो भी तो इकबाल के शाहीन है, पर जनरली वो जवानों से मुखातिब होता है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें आप फ्री हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप इसी फेज़ के अंदर रह के बात करें। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे आइटम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और किस टाइप का होता है। पोज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स टू रिकॉल इन्फो। इसमें बच्चे को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि उसने इन्फॉर्मेशन को याद करना है, पहले ऑर्गेनाइज करना है, ड्राइव अ कंक्लूजन और एक नतीजा निकालना है, एंड एक्सप्रेस इट विद इन लिमिट्स, और एक लिमिट्स के अंदर रहते हुए उसका इजहार करना है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम गाइड्स द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड्स इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर स्कोरिंग। जो स्टेटमेंट है वो जो स्टूडेंट है उनको गाइड करती है प्रॉब्लम को कि उसको सेट करना है, और उसके वाले से ही फिर आपको स्कोरिंग मिलनी है इवैल्यूएशन करने के बाद। एग्जाम्पल्स क्या हैं? लिस्ट मेजर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन लिव्स ऑफ पीपल लिविंग इन इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। अब देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आपको एक स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया और फैसलाबाद के एरिया के लोगों की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस लिविंग स्टाइल देखना है। आपको स्पेसिफाई कर दिया। अब आप लाहौर की बात नहीं कर सकते, इसमें कराची की नहीं बात कर सकते। कंपेयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर टीचिंग मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड। आपने कंपेयर करना है, एडवांटेजेस बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं लेक्चर टीचिंग मेथड में और डिमॉन्स्ट्रेटिव टीचिंग मेथड में। बस आपने इन दो चीज़ों में रहना और किसी चीज़ की बात नहीं करनी। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे इसमें देखें, आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एनालाइजिंग रिलेशनशिप्स, कंपेयरिंग पोजीशंस आ जाता है, स्टेटिंग असम्पशंस, कुछ इस तरह से आपको अल्फाज आएंगे। आपको कुछ इस तरह से टास्क देखने को मिल सकते हैं। आइडेंटिफाइंग कंक्लूजन्स, एक्सप्लेनिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इवैल्यूएटिंग डेटा क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू सपोर्ट अ व्यू पॉइंट, इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम सेवरल रिसोर्सेज। तो ये इस तरह से कुछ आपके पास स्पेसिफिक टास्क हैं जो कि कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एसेस क्या होता है। दिस टाइप लेट्स स्टूडेंट्स डिटर्मिन हाउ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स द रिस्पॉन्सेज। ये स्टूडेंट को फ्री हैंड दे देते हैं कि कितना बड़ा वो लिख सकते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को। इस यूज फॉर सिंथेसिस, ये सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, एंड इवैल्यूएशन के लिए लेवल ऑफ थिंकिंग। स्टूडेंट ऑर्गेनाइज
इंटीग्रेट, एक्सप्रेस एंड इवेल्युएट इनटू इन्फो और नॉलेज। इसमें स्टूडेंट जो है वो पहले जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है उनके पास उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है वन बाय वन। एप्लीकेशन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन लेवल ऑफ थिंकिंग, मोर कंसिस्टेंट स्कोरिंग विद आउटलाइन पैरामीटर्स। तो इसमें जो है वो स्कोरिंग जो है वो बड़ी कंसिस्टेंट टाइप की होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जब रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। अब जब एक्सटेंडेड में आ जाता है तो उनको पता नहीं चलता मैं किस टॉपिक को पकड़ूं किस में ना पकड़ूं। स्टूडेंट लेस लाइकली टू गेस, स्टूडेंट को गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कम हो जाता है। ईजी टू कंस्ट्रक्ट, हाँ आसानी से बनाया जा सकता है। स्टिमुलेट्स मोर स्टडी, इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा स्टडी होनी ज़रूरी है। शो स्टूडेंट्स एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड स्नो ओरिजिनलिटी, शो ओरिजिनलिटी। इसमें स्टूडेंट्स का पता चल जाता है हॉबी का कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है नॉलेज को, एक्सप्रेस किस तरह से किया है, ओपिनियन किस तरह से दी है, ओरिजिनलिटी कितनी इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेस्ट लिमिटेड मटेरियल अफेक्टिंग वैलिडिटी। इसमें जो टेस्ट का जो लिमिटेड मटेरियल होता है उससे उसकी वैलिडिटी पे फ़र्क पड़ता है। स्कोरिंग कैन बी सब्जेक्टिव एंड अनरिलायबल, जो स्कोरिंग है वो सब्जेक्ट को देख के ही होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे कि 2 पेजेस है, 3 पेजेस है, 4 पेजेस है, उसमें यहाँ पे दे दिया जाता है तो ये अनरिलायबल बन जाता है। टेक्स टाइम टू स्कोर, इसमें आपको स्कोरिंग देने के लिए टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिप्स फॉर राइटिंग गुड एसेज में। सेट टाइम लिमिट्स फॉर थिंकिंग एंड राइटिंग। आपने एक तो टाइम को भी देखना है कि मैं ये टॉपिक दे रहा हूँ तो अब जो है ना वो इस पर बच्चे जो सोच समझ के उन्होंने लिखना है तो कितना लिखेंगे। इतना कोई बड़ा टॉपिक ना दें कि 2 घंटे पे हो और टाइम आप 40 मिनट दे रहे हो। गिव अ क्लियर टास्क लाइक कंपेयर, एनालिसिस एंड इवैल्यूएट। आपने बिल्कुल उनको एग्जैक्ट टास्क भी साथ में देना है। यूज़ अ चेकलिस्ट टू स्कोर आंसर्स। आपने फिर उसको स्कोरिंग के आंसर भी बताने कि अगर आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके 2 नंबर है, आपने बॉडी पैराग्राफ बनाया है तो उसके 5 नंबर है, आपने कंक्लूजन लिखा है तो उसके 2 नंबर है। तो आपने ये चेकलिस्ट लाजमी बनानी है। स्कोर 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। आपने एक क्वेश्चन को एक ही वक्त में स्कोर करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट्स फॉर ऑल। आई होप सो कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि हो सकता है इससे किसी का रोज़गार या होप जो है वो जुड़ी हुई हो और आपके एक सब्सक्राइब काम कर जाए। थैंक यू सो मच।